हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8वीं क्लास हिंदी में के व्याकरण में मैं आपको पहले जो कुछ टॉपिक्स भेजे गए हैं व्याकरण के, उनमें वर्ण टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि वर्ण क्या है। इसकी परिभाषा है वर्ण की कि वह वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें। वर्ण कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हुई कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे अ, क, स, ये वर्ण है। इनको हम और अधिक भागों में और अधिक इसको खंड नहीं कर सकते। अ है तो अ ही रहेगा, क है तो क ही रहेगा, इसको और नहीं बांट सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये स है तो स ही रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ण के भेद कितने, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको इसका पहले डिटेल भेजी थी और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ। ये 11। कोई पूछता है कि आपसे स्वर कितने हैं? 11। और इसी प्रकार से व्यंजन जो है 3 प्रकार के हैं। व्यंजनों के 3 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 ऊष्म व्यंजन और नंबर 3 अंतःस्थ व्यंजन। तीन प्रकार के भेद हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक 25। दूसरे ऊष्म होते हैं श, 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 ह, 4 ऊष्म व्यंजन। और य, र, ल, व, ये 4 जो है अंतःस्थ कहलाते हैं। कुल मिलाकर के 33 व्यंजन है, 33। इस प्रकार से टोटल काउंटिंग आपके वर्णों की हुई कि वर्णमाला में 33, 11 प्लस 33, 44 जो है वर्ण काउंट किए गए हैं। वैसे कुछ विद्वानों का विचार है कि कोई और भी एक आध वर्ण संयुक्त को भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने विचार अलग रखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से स्वर 11, व्यंजन 33, जिनके 3 कैटेगरी है, 3 भाग किए गए हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन का से लेके मातक का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक में 5-5
5 वर्ग है तो 5 इंटू 5 यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 हुए आपके स्पर्श व्यंजन, और 4 हुए ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म क्यों कहलाते हैं? ये इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि इनको बोलने में बल लगता है, ऊष्मा खर्च होती है। ऊष्मा का अर्थ है ताकत, गर्मी, इसलिए। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये अंतस्थ कहलाते हैं। ये अंतस्थ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनको बोलते वक्त हमारी आवाज अंदर की अंदर ही रहती है, लाइट वॉइस बाहर आती है। अंतस्थ यो, रो, लो, वो, तो इस प्रकार से ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इनके स्वरों के भेद कितने हैं। ये बात भी हम पहले आपको बता चुके हैं कई क्लासेस में, और अब फिर देख लीजिएगा कि जो स्वर हैं उनके भेद, ये तो स्वर के काउंटिंग, संख्या में कितने हैं। स्वर जो है उनके भेद हैं 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। बच्चों, ह्रस्व का मतलब होता है लघु, इनको लघु, दूसरी भाषा में इनको लघु स्वर भी कहते हैं, लघु। दीर्घ को गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु। लघु का मतलब है, ह्रस्व का मतलब है जो एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक, जिनमें केवल एक ही मात्रा होती है, जैसे अ, ई, उ, ऋ। ये आपके लघु स्वर हैं, इनमें एक ही मात्रा है। इसके दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो है हमारे दीर्घ गुरु वर्ण है। इसके पश्चात प्रश्न ये उठता है कि प्लुत स्वर कौन से हैं। इन 2 के अलावा कोई और भी कैटेगरी है? तो कहते हैं इसमें जो होते हैं आपके जिन स्वरों का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है, आवाहन के लिए किया जाता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ है, और ओ के आगे प्लुत का निशान ये होता है ओम। संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता है कि जैसे ओ है, यद्यपि ये दीर्घ था लेकिन इसके आगे प्लुत का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब है, ओम का मतलब होता है कि हम किसी को दूर से बुलाते हैं। जैसे अरे राम, अरे राम, यहां आओ। अब यहां पर देखोगे राम में आ जो है प्लुत कहलाएगा, तो राम को पुकारा गया है। दीर्घ के आगे प्लुत का आह्वान इत्यादि होता है, पुकारना होता है, तो वो प्लुत कहलाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये स्वर के प्रकार, स्वर के भेद ये बताए गए। इसके साथ साथ आपको और एक समझना है कि इन स्वरों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इन स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से हुआ करता है, तो आप इसको और देख लेंगे। उच्चारण स्थान अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहां पर नंबर 1 आ का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है।
ये कंठ स्वर कहलाते हैं। अ का वर्ग, का वर्ग में क ख ग घ न, हा और विसर्ग। नंबर 2 ई च वर्ग, या और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है, ये तालव्य कहलाते हैं, ये कंठ कहलाते हैं। नमक हार्ड होता है आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा मूर्धा, ऋ टावर्ग, र और सा, इनका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है। मूर्धा तालु से कुछ पहले का स्थान होता है, इनको हम मूर्धन्य बोलते हैं। इसी प्रकार नंबर 4 आता है ऋतु रसानाम दंता, लिरी तावर्ग, ल और श, इनका स्थान दंत होता है, दांत, ये दंत कहलाते हैं। जैसे ल तावर्ग, ता सा द ध न, ल और श। इसके पश्चात 5वां आता है उपपद्मानियानाम ओष्ठौ, उ पवर्ग, और उपधमानी जैसे पा के ऊपर इस प्रकार का, चा के ऊपर इस प्रकार का, ये उपधमानी कहलाते हैं। इनका स्थान ओष्ठ होता है, ये ओष्ठ कहलाते हैं। इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट वर्णों के आपको उच्चारण स्थान बताए गए, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप याद करके रखेंगे कि किस प्रकार से ये हुआ करते हैं। संस्कृत के में भी चैप्टर्स आते हैं, तो इनको आप समझ के रखेंगे उच्चारण स्थान को। अब इसके लिए आगे हम चलते हैं कि 2 क्वेश्चन और बताएंगे कि ये शब्द क्या होता है और पद क्या है। संक्षेप में छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चे ये कहते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। शब्द कहते हैं, शब्द वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा, सटीक परिभाषा ये होगी कि जब शब्द वाक्य से बाहर रहता है, कहता है शब्द कहता है। कहलाता है। जैसे राम, पुस्तक, पढ़ना आदि, ये शब्द है। तो इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न उठता है कि पद क्या है। पद, जब शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार, व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, पद कहलाता है। अब यहां पर दोनों का आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए कि
कि शब्द कब होगा, जब शब्द जो है वाक्य से बाहर रहेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया राम पुस्तक पढ़ना, ये शब्द हैं, अलग अलग हैं। अगर इन्हीं शब्दों को जोड़ दिया जाए, व्याकरण के नियमों के अकॉर्डिंग अगर प्रयोग कर लिया जाए वाक्य में, तो यही शब्द फिर पद बन जाएंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये राम पुस्तक और पढ़ता है, ये पद बन गए। तो इस प्रकार से आपकी इस वीडियो में कई टॉपिक्स हमने जो है दिए हैं। स्वर, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, पद और शब्द में अंतर क्या है। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और है संक्षेप में, वो भी ध्यान दें कि विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और, बेटा कितनी देर हो गई? आ जाता है अक्सर कर, छोटी छोटी बातें हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। इसकी परिभाषा आप करेंगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे? अब आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे बालक शब्द को ही ले लें, नदी शब्द को ले लें, बालक शब्द का परिवर्तन हो जाएगा। बालक का बालकों लिंग वचन बदल जाएगा, बालक का बालिका लिंग बदल जाएगा, बालक का पुरुष प्रथम पुरुष है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तनीय है, इसलिए ये विकारी है। नदी का नदियां, लिंग वचन बदल जाएगा, तो ये विकारी है, शब्द है। इसी प्रकार से आपके कुछ अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? मान लो यहां पर परिभाषा पूछ ली जाए तो उसकी परिभाषा वही लिखेंगे, जिन शब्दों में टाइम बता देना प्लीज, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय, इसका दूसरा नाम है अव्यय शब्द कहलाते हैं। परिभाषा में केवल एक न शब्द और हो गए, बस ये तो ये